हिमनद और पवन स्थलाकृतियां पृथ्वी को लगातार चेंज करने का कार्य करती हैं, कहीं तो अपर्दन करती हैं तो कहीं निक्षेपण करती हैं। यह पृथ्वी के बदलते स्वरूप का एक उदाहरण है। इनकी मदद से अपन पृथ्वी के बदलते स्वरूप को देख सकते हैं। तो मेरा नाम है रामकुमार सोनी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का जो चैप्टर 6 है उसको पढ़ाऊंगा। इसका अपना चैप्टर का नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। इसमें अपन टॉपिक नंबर 3 को कवर करेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे हिमनद एवं पवन द्वारा बनने वाली क्या स्थलाकृतियां हैं, उनके कैसे विकास होते हैं और तो क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी उत्पत्ति के कारण को जानेंगे। सबसे पहले देखा जाए हिमनद। तो हिमनद किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जो बड़ी या जो मोटी मोटी बर्फ की चादरें पाई जाती है उनको बोला जाता है हिमनद। इसको हम्बोल्ट नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले खोजा था और हिमनद को सबसे पहले नाम दिया था। सबसे पहले इसका नाम किसने दिया? हिमनद को सबसे पहले नाम परमाफ्रॉस्ट नाम हम्बोल्ट ने दिया। परमाफ्रॉस्ट एक जर्मन शब्द है जिसको हम्बोल्ट के द्वारा गढ़ा गया था और इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। हिमनद पृथ्वी पर मोटी परत के रूप में हिम प्रवाह अथवा पर्वतीय ढालों से घाटियों की ओर रैखिक प्रवाह के रूप में बहने वाली हिम संहति को कहा जाता है। तो अपन हिमनद किसे कहते हैं? हिमनद कहेंगे पर्वतीय ढालों पर, यह पर्वतीय ढालों पर यह जो मोटी मोटी ग्लेशियर के रूप में जमा होते हैं इन्हीं को कहा जाता है हिमनद। समय के साथ ही है हिमनद मोटे होते हैं और यह इनका प्रवाह ढाल के रूप में गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर होता रहता है। तो इनसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनसे हिमनद कितने प्रकार के होते हैं? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हिमनद कितने प्रकार के होते हैं। तो हिमनद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है महाद्वीपीय हिमनद अथवा गिरिपद हिमनद। ये वे हिमनद है जो विशाल समतल क्षेत्र पर हिम की परत के रूप में फैले होते हैं। जैसे किसी महाद्वीप पर बहुत अधिक मात्रा में बर्फ की चादर फैली हुई, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पर महाद्वीपीय हिमनद। जैसे कि ग्रीनलैंड, जैसे कि अंटार्कटिका पर जो हिमनद पाया जाएगा उसको वह किसका उदाहरण है? वह है महाद्वीपीय हिमनद का उदाहरण। दूसरा है पर्वतीय अथवा घाटी हिमनद। ये वे हिमनद है जो पर्वतीय ढालों पर या घाटियों पर बहते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि पर्वतीय ढालों पर जो हिमनद पाए जाते हैं उनको पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद। जो महाद्वीप पर बहुत अधिक मैदानों पर बहुत अधिक विस्तृत होते हैं या जो बहुत अधिक दूरी तक होते हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पर बर्फ की मोटी चादर के रूप में फैले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है महाद्वीपीय हिमनद। ये हिमनद के उदाहरण कौन कौन से? जैसे कि अंटार्कटिका पर एक हिमनद है और इसके बाद ग्रीनलैंड पर विभिन्न प्रकार और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये किसके उदाहरण? ये उदाहरण है महाद्वीपीय हिमनद के। और जो हिमालय पर्वत पर हिमनद है वो किसका उदाहरण? वो है पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद का उदाहरण है। इसको आगे और देखा जाए, हिमनद की क्या विशेषता है? प्रवाह जल की अपेक्षा हिमनद का प्रवाह काफी मंद गति से होता है। क्यों? क्योंकि जल कैसा पदार्थ है? जल एक तरल पदार्थ है, जबकि हिमनद एक कठोर पदार्थ है। तो हिमनद का प्रवाह बड़ी स्लोली होता है, बहुत स्लो होता है। जब हिमनद का प्रवाह भी स्लो होगा तो हिमनद से बनने वाली स्थलाकृतियां भी काफी समय से बनेगी। और इसके द्वारा स्थलाकृतियां कैसे बनेगी? इसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां काफी बड़ी बनेगी। तो यह टाइम अधिक लेगा। जब टाइम अधिक लेगा तो इसके द्वारा अधिक बड़ी स्थलाकृतियां बनाई जाएंगी। काफी मंद होता है। इसमें अवसादों की मात्रा काफी रहती, लेकिन काफी मंद गति से अवसादों का प्रवाह होता है, एकदम से नहीं होता। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक ही प्रवाहित हो सकता है। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण के कारण गतिमान होते हैं। जैसा कि ये पर्वत है, पर्वत पर यहाँ पर हिमनद है, ये हिमनद है। पर्वत पर यहाँ पर ये हिमनद है, पर्वत पर ये हिमनद है। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रेविटी के कारण ये हिमनद ऊपर से नीचे की ओर सरकते हैं। ये हिमनद 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या कुछ सेंटीमीटर ही खिसकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डेंसिटी बहुत अधिक पाई जाती है, तो ये धीरे खिसकते हैं। धीरे खिसकने से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब सबसे पहले है हिमनद की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। नहीं,
सबसे पहले है हिमनद की अपर धनात्मक स्थलाकृतियां। तो इसमें है सर्ग। सर्ग किसे कहते हैं? हिमालय के ऊपरी भाग में तल पर अपर्दन होता है, जिससे खड़े किनारे वाले गर्द बन जाते हैं, जिन्हें सर्ग कहा जाता है। देखो सर्ग ये है, जैसे कि ये पर्वत है, ये हिमनद है, ये हिमनद है, ये हिमनद है, ये हिमनद है। जब ये हिमनद गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसकते हैं तो एक ढाल, इस ढाल की बात की जाए तो इस तरह के आकृतियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है सर्ग। सर्ग कैसी आकृति है? सर्ग एक अपर्दनात्मक आकृति है। यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर कुछ गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं टर्न झील। गर्त बन जाती है, यहाँ पर एक लेक का निर्माण हो जाता है। यहाँ से हिमनद खिसकते खिसकते यह सतह बिल्कुल चिकनी हो जाती है वाली। दूसरा है टर्न झील। सर्ग में हिमनदों के पिघलने से जल भर जाता है, जिसे टर्न झील कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पर्वतीय भाग है, ये यहां से हिमनद का प्रवाह हो रहा है। ये हिमनद का प्रवाह, यहाँ प्रवाह होते होते यहां से हिमनद का जल भर जाता है, तो इसको बोला जाता है टर्न झील। जब हिमनद का जल पहाड़ी भागों के बीच वाले भाग में भर जाता है तो उसे क्या बोला जाए? तो एक झील का निर्माण होता है। तो जहां पानी भर जाता है, एक गड्ढा है, गड्ढे में पानी भर गया, तो इसको अपन ने झील कह दिया। एक झील क्या है? टर्न झील है। श्रृंग। श्रृंग मतलब होता है सींग, सींग या हॉर्न, श्रृंग या हॉर्न। इसको जब दो सर्ग एक दूसरे से विपरीत दिशा में बन जाते हैं तो नुकीली चोटी जैसी आकृति बन जाती है, जिसे श्रृंग कहा जाता है। जैसे कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन पर ये ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स हैं। अब यह ग्लेशियर लगातार नीचे की ओर खिसक रहे हैं, खिसकते खिसकते आगे जाकर यह एक पतली चोटी के रूप में उभर कर सामने आएंगे, जिनको कहा जाएगा श्रृंग। जैसे यह एक पतली चोटी के रूप में सामने आएंगे, इसको कहा जाएगा श्रृंग। पहले यह पर्वत इतना था, लेकिन अपर्दन होते होते दोनों साइड से अपर्दन करते करते, अपर्दन होते होते यह ऐसी आकृति में आ गया, इसको कहा जाएगा श्रृंग। अब हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब हिमनद अपर्दन करता है तो हिमनद निक्षेपण भी करता है। तो निक्षेपण में ड्रमलिन, ड्रमलिन को कहा जाता है कि उल्टी अंडे की कटोरी के आकार बना आकार, या उल्टी अंडे की कटोरी से बना आकृति। हिमनद द्वारा एकत्रित रेत व बजरी के ढेर को ड्रमलिन कहा जाता है। जब हिमनद अपर्दन करता है तो कहीं तो हिमनद निक्षेपण करेगा, जब हिमनद निक्षेपण करेगा तो इस तरह ढेर बन जाते हैं। इस तरह ढेर को क्या कहा जाता है? इस तरह ढेर को कहा जाता है ड्रमलिन। यह अंडे उल्टे अंडे के जैसा दिख रहा है, देखो ये अंडे के जैसा दिखता है, इसलिए इसको कहा जाता है ड्रमलिन। भेड़सला। भेड़सला क्या है? भेड़सला या रास मोटाने, यह है भेड़सला। अब हिमनद ने अपर्दन किया तो अपर्दन करते करते यहां से हिमनद ऊपर जाता है तो यहाँ पर अवसादों का एक जमाव हो जाता है। जब अवसादों का जमाव चट्टानों के रूप में हो जाता है उसको कहेंगे भेड़सला। रेत बजरी गोलास का एक ढेर, जिसका ढाल एक तरफ मंद तथा दूसरी तरफ तीव्र होता है। इस तरफ तो यह ढाल मंद है, लेकिन उस तरफ क्या है? खाई है। इस तरफ ये खाई है, तो इस तरफ ढाल तीव्र होता है। यह अवसादों के जमाव को ही क्या कहा जाता है? अवसादों के जमाव को कहा जाता है भेड़सला। अब फ्योर्ड। फ्योर्ड का निर्माण कैसे होता है? फ्योर्ड का निर्माण जब नदी घाटी, जब यू आकार की नदी घाटियों में समुद्र का जल भर जाता है तो नदी घाटियां अत्यधिक गहरी होती हैं और उनमें समुद्र के जल भर जाने से किसका निर्माण होता है? उसमें समुद्र के जल भर जाने से फ्योर्ड का निर्माण होता है। अत्यधिक गहरे हिमनद गर्त जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है, जिन्हें फ्योर्ड कहा जाता है। यह आंग समुद्र, यह नदी घाटी है। इस नदी घाटी में समुद्र का जल भर गया तो यह नदी घाटियां बहुत ही गहरी होती हैं। इस प्रकार की इस घाटी को क्या कहा जाएगा? इस घाटी को कहा जाता है फ्योर्ड। जब
यू आकर की नदी घाटी में समुद्र का जल भर जाता है बहुत गहरी घाटियों में, तो इस प्रकार की घाटियों का कहा जाता है फोर्ड। फ्योर्ड तट कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा फ्योर्ड तट पाए जाते हैं नॉर्वे, स्वीडन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमानीकृत समुद्र, हिमानीकृत यू आकार की घाटियां हैं। यह शीत कटिबंध, शीत क्षेत्रों में फ्योर्ड पाए जाते हैं। अब मोनेडनाक क्या है? अफवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल हो और आखिरकार धीमे धीमे एक उच्चावच का निर्माण होता है, जिससे कहीं कहीं अवरोधी चट्टानें शेष दिखाई देती हैं। इसे मोनेडनाक कहा जाता है। यह मोनेडनाक, जैसे कि ये तो नदी इस तरह कृति की है, इसमें यह कहा गया है कि जब नदी प्रवाहित होती है तो नदी पहाड़ी का इतना अपर्दन कर देती है डेल्टा तक जाते जाते, तो जहां पर जैसे कि यहाँ पर ये समुद्र है, समुद्र के पहले छोटी छोटी ये पहाड़ियां दिखाई देती हैं। इन ही पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? इन्हीं पहाड़ियों को कहा जाता है मोनेडनाक। मोनेडनाक शब्द किसने दिया? मोनेडनाक शब्द दिया डेविस ने अपने अपर्दन सिद्धांत में। कब दिया? ये दिया 1899, कहीं कहीं भी देखा जाता है 1889। अब हमने तो हिम का पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं पवनों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा उनसे बनी भू आकृतियां। अब अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ होगा? अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ होगा बताओ? अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होगा मरुस्थलों में, जहां पर पानी की मात्रा तो बहुत कम पाई जाती है लेकिन सूर्य ताप की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो वहां पर कौन सा तत्व प्रभावी होगा? वहां पर प्रभावी होगा पवन। इसमें अपन पढ़ते हैं पवनों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण उसके द्वारा उड़ाकर ले जाने वाले कणों की मात्रा पर निर्भर करता है। अब पवन कहां पर तीव्र होगी? पवन वहां पर तीव्र होगी जहां पर उसको खुला आसमान मिलेगा या खुली जगह मिलेगी। खुली जगह कहां पर पाई जाती? खुली जगह पाई जाती मरुस्थलों में। अब मरुस्थलों में रेत ही क्यों पाई जाती? क्यों? क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जो चट्टाने हैं और जो पवने हैं उनको डेली रगड़ती रहती है। इस कारण से जो चट्टानों में सबसे पहली बात तो है कि मरुस्थलों में वनस्पति नहीं पाई जाती जो कि जमीन को पकड़ कर रखे, इसलिए जमीन ढीली हो जाती है और उसका लगातार अपर्दन होता रहता है जमीन का। यह मरुस्थल एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है जहां दूर तक अवरोध मुक्त होता है। जैसे कि मैंने बताया कि दूर तक कोई अवरोध नहीं रहता, सिर्फ रेत ही रेत रहती है, तो वहां पर पवन अधिक प्रभावी हो जाती है। पवन मोटे रेत कणों को अधिक ऊंचाई तक नहीं ले पाती, अतः अपर्दन थोड़ी ही ऊंचाई तक ही सीमित रहता है। क्यों? क्योंकि पवन के द्वारा सबसे ज्यादा अपर्दन कहां पर होता है? पवन के द्वारा सबसे अधिक अपर्दन निचली सतह पर होता है। पवन ऊपर सतह को, ऊपर वाली सतह पर जो धूल के कारण उनको नहीं ले जा पाती मोटे मोटे, इसलिए ऊपर ज्यादा अपर्दन नहीं होता, नीचे अधिक अपर्दन होता है। पवन रेतमाल की तरह मौजूद चट्टानों को रगड़ता है तो धीरे धीरे चट्टानें घिस घिस कर बिल्कुल चिकनी गोल सतह वाली हो जाती हैं। अपर्दित पदार्थ को परिवहन करना पवन गति पर निर्भर करता है। यदि पवन की गति तेज है तो परिवहन ज्यादा होगा, यदि पवन की गति स्लो है तो परिवहन स्लो होगा। यदि पवन की गति बहुत अधिक है तो बहुत अधिक चट्टानों पर प्रतिरोध डालेगी तो चट्टान अधिक जल्दी टूट जाएगी। यदि पवन गति धीरे धीरे है तो चट्टान देरी से टूटेगी। इसकी स्थलाकृतियां देखते हैं। इसकी स्थलाकृतियों में इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित स्थलाकृतियां हैं। इनकी स्थलाकृतियों में छत्रक शैल। अब जैसे कि यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था कि पवन निचली सतह पर अधिक अपर्दन करती है, पवन धूल के मोटे मोटे कणों को ऊपर नहीं ले जा सकती, इसलिए यहाँ पर नीचे वाली साइड पर अधिक अपर्दन हुआ और ऊपर थोड़ा कम अपर्दन हुआ, इसलिए यह छतरी की तरह दिखाई देती, इसलिए इसको बोला जाता है छत्रक शैल। तेज हवाएं किसी शैल को अपवाहित कणों द्वारा काट देती हैं, ऊपर की शैल छतरी जैसी बन जाती है। नीचे के तो अधिक अपर्दन हुआ क्योंकि पवन नीचे अधिक धूल काटे और पवन की गति अधिक है। ऊपर थोड़ा कम अपर्दन हुआ, क्यों? क्योंकि पवन ऊपर मोटे कणों को ले जा ही नहीं पा रहे। इसी प्रकार यहाँ नीचे तो बहुत अपर्दन होगा, ऊपर एक डोम शेप का आकृति बन गई, इसको कहा जाता है छत्रक शिला या छत्रक शैल। दूसरा है बरखान। बरखान मतलब होते हैं बालू के टिब्बे जो राजस्थान में दिखाई देते हैं या रेगिस्तान में दिखाई देते हैं। जैसे कि जैसलमेर में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे बालू के धोरे हैं, उन्हीं धोरों को क्या कहा जाएगा? उन्हीं धोरों को कहा जाता है बरखान।
पवन अपने साथ जिन रेत कणों को लेकर चलती है गति मंद होने पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसे अर्धचंद्राकार धारण कर लेती है। इनका एक तरफ ढाल मंद और दूसरी तरफ ढाल तीव्र होता है। इन टिप्पों को आगे खिसकते रहते हैं, जैसे कि इस प्रकार की है। यहाँ पर तो हवा चल रही है, इस प्रकार के टिब्बे बन जाते हैं अर्धचंद्राकार। इन टिब्बों को क्या कहा जाता है? इन टिब्बों को कहा जाता है बरखान या बालू के स्तूप। अब यह स्तूप धीरे धीरे आगे खिसकते रहते हैं। तीसरा है इनसेल वर्ग। इनसेल वर्ग किसे कहते हैं? अपर्दन के परिणाम स्वरूप मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वत के अपशिष्ट रूप में खड़ी भू आकृति को इनसेल वर्ग कहा जाता है। यह एक पर्वत था, पर्वत का ये इतना सारा ये अवसाद है, ये इतना ज्यादा अपर्दन हो गया, तो कहीं पर पर्वत नहीं, सिर्फ यहीं पर एक पर्वत दिखाई दे रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इनसेल वर्ग। पवन ने आसपास के सभी पर्वतों को अपर्दित कर दिया, सिर्फ एक ही है पर्वत दिखाई दे रहा है, और यह भी समय के साथ धीरे धीरे अपर्दित हो जाएगा और पवन द्वारा बहा ले जाएगा। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाए? इसको कहा जाता है इनसेल वर्ग। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि पवन एवं जल एवं सागरीय जल, इसके अलावा देखा जाए नदी किस प्रकार से पृथ्वी की इस तरह कृति को लगातार परिवर्तित करते हैं और हमें यह पहचानने में मदद करते हैं कि हम इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है, इनकी स्टडी और कैसे की जा सकती है। कहीं पर जल है तो कहीं पर सूखा है, कहीं पर आर्द्रता ज्यादा है तो कहीं पर तापमान ज्यादा है। यह तत्व पृथ्वी के अन्य भागों को या अन्य कारकों को जानने में मदद करते हैं। और बच्चों, इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए अभी प्ले स्टोर से हमारे फ्यूकी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर क्लासेस उपलब्ध हैं। और यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट जरूर करें और हमें बताएं हम आपके लिए और अच्छा बेहतर क्या कर सकते हैं। थैंक यू।